अभी तो कांच हूँ यारों, चुभूंगा ही। जब आईना बन जाऊंगा सारी दुनिया देखेगी। और बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, है ना? तो आप सबके मिक्स्ड एक्सप्रेशंस आ रहे होंगे, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे होंगे, है ना? कोई बच्चा उदास होगा कि अरे यार, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, अब वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। कोई बच्चे खुश होंगे कि चलो, जो छूट गया था उसको भी वापस बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या, कैसे, किस तरीके से इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। तो मुझे लगता है हमें इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बेहतर करके इस टाइम का और अच्छा भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास अपने टीचर्स हैं ही। जो भी आप कोचिंग में जाते हैं या स्कूल में हैं, जहाँ भी हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो सारे टीचर्स इसके लिए आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो टीचर्स अपने पास जो भी मटेरियल है वो आपको दे ही चुके थे, लेकिन अब इस एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइज कैसे करें, उसके लिए आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। कहा भी जाता है कि गुरु ज्ञान के झरने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। कोई आता है, झरने को देखता है, चला जाता है। कोई आता है, झरने में कुछ वक़्त के लिए पाँव डाल के खुश होके चला जाता है। कोई आते हैं तो कुल्ला करके चले जाते हैं, और कोई कुछ घूँट पी के चले जाते हैं। कोई अपनी प्यास बुझाता है, तो कोई ऊँट की तरह स्टोर कर लेता है। इसका मतलब टीचर्स तो एक ही हैं, लेकिन हर एक बच्चा उनसे अलग-अलग तरीके से फ़ायदा ले पाते हैं। और टीचर सबको पढ़ाते भी एक जैसा है, लेकिन क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की हैं, और हम उसके लिए बोलने की कितनी हिम्मत कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कितने एक्टिव रह पाते हैं, एग्जाम्स कितने पर्टिकुलरली देते हैं, प्लस उसके बाद अपना एनालिसिस किस टाइप से कर सकते हैं। ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि हम टीचर्स से कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। टीचर्स अपना मटेरियल तो दे चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त में हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की स्कीम पे काम करेंगे, स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, है ना? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो एनालिसिस हम 2 लेवल्स पे करेंगे। एक अपने सेल्फ एनालिसिस, और दूसरा है सब्जेक्ट के लेवल पे एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में क्या होगा, हम ये विचार करें कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा बहुत वीक था, या किस पोर्शन को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से स्किप कर दिया था। तो अब ये टाइम मिला है, हम अपने स्किप किए हुए पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद वीकर सेक्शंस पे ध्यान दें। लेकिन ये नहीं भूलना है कि हमारा जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, हम ये सोचें तो स्ट्रॉन्ग है ही, छोड़ देते हैं, बाद में रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो वापस से हमारा सेक्शन वीक हो जाएगा। इसलिए उसको भी डेली रूटीन में थोड़ा टच करते हुए चलना है। दूसरा, हमको सब्जेक्ट एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में और उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में हम स्ट्रॉन्ग हैं और किस में हम वीक हैं। उस हिसाब से हमको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वीकर सेक्शंस पे ज़्यादा टाइम देना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सोचिए कि जैसे आपको मोबाइल का डाटा मिलता है, डेली डाटा मिलता है, आप उस डाटा का बेहतर से बेहतर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको लगता है, अरे ये फालतू है, इसका व्हाट्सअप नहीं देखना, या ये पोस्ट फालतू की, इसको नहीं देखना, मेरा डाटा फालतू चला जाएगा। या कुछ और चीज़ें होती हैं जो लगता है नहीं नहीं, इसे देख के अपना डाटा बर्बाद नहीं करना, हमको डाटा का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और फिर ये डाटा खत्म हो जाएगा, इसलिए पूरे के पूरे डाटा का यूज़ भी करना है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि आपके पास एक दिन के 86,400 सेकंड्स हैं। अब इनका बेहतर से बेहतर कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो वक्त निकल गया वो तो वापस लौट के नहीं आना है। वो तो 24 आवर्स में जितने सेकंड्स हमारे पास हैं, उनको हमको यूज करना ही है, वरना वो चले ही जाएंगे। दूसरे दिन से दूसरा दिन शुरू हो रहा है। तो आप इसके लिए दो तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। एक आप बना लीजिए मोटा मोटा वीकली टाइम टेबल, और इस वीकली टाइम टेबल को आप सिर्फ 6 दिन में डिवाइड कीजिए। 7वां दिन आप अपने लिए एक्स्ट्रा में रखिए। आप सपोज, आप देख लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के सपोज आपको दो दो टॉपिक करने हैं, तो उन टॉपिक्स को आप 6 में डिवाइड कर लीजिए। और फिर इसके बाद सेकंड लेवल पे आप अपना टाइम टेबल बनाइए, डेली टाइम टेबल,
कि एक दिन में आपको इस टॉपिक का इतना पोर्शन, इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन खत्म करना ही है। उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि डेली रात में अपनी एक फैक्ट शीट बना सकते हैं कि दिन भर में आपने जो सोचा था वो टारगेट पूरा किया कि नहीं किया, या उसमें से कुछ बच गया तो उसको नेक्स्ट दिन के लिए ऐड कर दीजिए। और साथ में अगर सब कुछ कर लिया है तो बहुत खुशी खुशी अपने आप को छोटी मोटी ट्रीट दे दीजिए। टॉफी खा लीजिए, केक खा लीजिए, जो आपको पसंद है वो काम करिए और खुशी मनाइए इस चीज़ की कि मैंने आज का टारगेट अचीव कर लिया। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, कभी आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा, किसी दिन आपका कोर्स बच जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि इसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ठीक है, आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पढ़ना। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने टीचर्स के साथ में आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में जाते हैं तो प्लीज़ उसमें बहुत अच्छे से कंसंट्रेट के साथ में टाइम दीजिए। इसके अलावा आप खुद का भी एक मॉक टेस्ट डेली लीजिए। उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए आप कुछ क्वेश्चंस अपने जो सॉल्व पेपर्स आपके पास में हैं हर एक सब्जेक्ट के, उनमें से ले लीजिए। टीचर्स ने आपको वर्क बुक्स दे रखी होंगी, आप उसमें से ले लीजिए, पिछले साल के पेपर्स देख लीजिए, उसके क्वेश्चंस ले लीजिए, लेकिन टाइम टारगेट डिसाइड करके और अपनी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। और फिर देखिए उस टाइम लिमिट में आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, कितने सही कर पाए, कितने गलत कर पाए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप एग्जाम्स में भी ज़्यादा अच्छे से जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप पहले सॉल्व करेंगे, जिनमें कंफ्यूज हैं उसको आप थोड़ा सा वक्त दे करके सॉल्व करेंगे। तो उसी हिसाब से आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस में भी करना होगा ताकि आपके लिए एग्जाम्स में ईजी हो जाए और आप कम से कम माइनस मार्किंग करके जाए। दूसरी बात, आपको ये नहीं सोच के चलना है कि एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आए मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने अपना ये टारगेट बना लिया तो आप हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर बैठें। इसी तरह जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको पूरा 100% कोर्स करके चलना ही है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि 80% कोर्स में से आपका 50% क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको जो बहुत ही ज़्यादा वीकर सेक्शन है उनको थोड़ा सा कम टाइम देना है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं और जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा बार आए हुए हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। इसके अलावा अब आपके पास एक चीज़ और आती है कि आपको इस टाइम पे अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अब हेल्थ भी दो तरह की हो गई, मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना इस टाइम पे फैल रहा है तो आपको भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है। इसीलिए हमने जब टाइम टेबल बनाया वीकली तो हमने एक दिन एक्स्ट्रा लेके चला कि आपको अचानक से कोई बीमारी आपको आ गई है या आपके फैमिली मेम्बर्स को आ गई है तो आपका टाइम उसके लिए आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा दिन हम लेकर के चल रहे हैं, प्लस टारगेट वाले टाइम में अगर आप अपना को कंप्लीट नहीं कर पाते डेली शेड्यूल तो उस एक्स्ट्रा दिन के लिए आप अपना वो शेड्यूल रख लीजिए और उसका बेहतर यूटिलाइज करिए। तो अब आपको हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले तो फास्ट फूड से दूर रहना है, बाजार की चीज़ों को अवॉइड करना है, घर की चीज़ें खाइए, डेली पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, प्लस एक्सरसाइज करिए, ज़रूरी में एक्सरसाइज करिए, तभी आप फिट रह पाएंगे। क्योंकि एक जैसे बैठे बैठे, एक ही पोजीशन में बैठे बैठे लगातार लैपटॉप और मोबाइल में आंखें गड़ाए आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना। पता पड़ा बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, एग्जाम टाइम में अगर बीमार हो गए तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डेली एक्सरसाइज करिए। अब दूसरी चीज़ आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करिए। नहीं आता मेडिटेशन, कोई बात नहीं, कुछ वक्त ऐसा दीजिए अपने आप को कि आंख बंद करके बैठ जाइए, दिमाग को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, या फिर वो कंसंट्रेट नहीं होता है तब तक उसको जहाँ जा रहा है जो सोच रहा है उसको सोचने दीजिए, तो उसको रेस्ट मिलेगा, अपनी तरीके से दिमाग वर्क करेगा। जबरदस्ती उससे हम कोई और वर्क नहीं करा रहे उस टाइम पे। डेली रात को सोने के पहले भी आप इस तरीके से मेडिटेशन कीजिए, पॉसिबल हो तो शवासन में सोइए। जब आप पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पूरे माइंड को रिलैक्स कर देंगे, तो आप फिर से अपनी एनर्जी को गेन कर पाएंगे, है ना। और इसके साथ ही जब भी आप ब्रेक लें, अब कुछ लोग 4-5 घंटे की लंबी सीटिंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना अपना शेड्यूल अपनी हिसाब से बनाइए, जो आपकी सहूलियत है उस हिसाब से बनाइए। और जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो कुछ देर ग्रीनरी देखिए, कुछ देर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए,
कुछ अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाइए, ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कुछ अच्छी क्वालिटी बुक्स पढ़िए, जो भी आपको करना है करिए। अगर पॉसिबल हो तो इस टाइम आपको सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग बना करके रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सिर्फ टेंशन ही देगा और वो आपका टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि आप हो सकता है माइनस में चले जाएं, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट कर देगा, है ना। और फिर भी आपको लगता है कुछ ज़रूरी ही है, तो उसको ट्रीट की तरह यूज़ कीजिए। जब आप ब्रेक लेते हैं कि अरे आज मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा किया है, तो चलो आज मैं कुछ देर के लिए अपना मोबाइल पे सोशल मीडिया पे चला जाता हूँ। इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, अपनी बॉडी को भी मैनेज कीजिए। उसके लिए आप जब ये बहुत अच्छा वक्त मिला है फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, हंसिए, बोलिए, पुराने एक्सपीरियंसेस सुनिए, दादी नानी की कहानियाँ सुनिए, उनके बचपन के अनुभव सुनिए। और क्योंकि आप ज़्यादातर इन लोगों को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उनके साथ वक्त बिताएंगे तो फिर पता पड़ेगा। पुरानी वीडियोस देखिए, वीडियो एल्बम्स देखिए, शादी के एल्बम्स देखिए, ये सब देखिए, तो आप बहुत एनर्जी फील करेंगे। फैमिली के साथ वक्त बिता के आप उनके साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेवल पे फील करेंगे कि अब उनके सपने और मेरे सपने सेम है, तो मुझे पूरा करना है, वरना इफेक्ट होगा। और फिर प्रेशर महसूस मत कीजिए, ये सिर्फ एक एग्जाम है जो निकल जाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिंदगी में एक ही रास्ता बंद होता है तो हजार रास्ते खुल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस नहीं हुए या जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। कई बार तो हमको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं उन्होंने और भी ज्यादा अचीव किया है। तो प्लीज घबराइए मत। हम यहाँ पे एक बम्बल बी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बम्बल बी की जो बॉडी होती है वो काफी हैवी होती है, लेकिन उसके विंग्स का जो स्पैन होता है वो काफी कम होता है। तो जब हम साइंटिफिकली इस चीज को देखते हैं तो वो नहीं उड़ सकती। पंखों के स्पैन छोटे होने और बॉडी हैवी होने के कारण वो उड़ नहीं सकती, लेकिन वो तो उड़ती है। हाँ, साइंस वाले हैं तो आप जानते हैं कि फिजिक्स का इस जगह पे सिद्धांत काम करता है उसके उड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है, उसको अपनी लिमिटेशंस नहीं पता, इसलिए वो उड़ रही है। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अपने आप को किसी भी लिमिट में मत बांधिए। आप ये मान करके मत चलिए कि मैं 50% लाने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं 90 कैसे लाऊंगा, 99 कैसे लाऊंगा। बस मेहनत करिए। हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी भी इंसान को भगवान ने आपसे अलग क्वालिटी देकर के अगर भेजा है तो साथ में कोई एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आप में वो है जो उसमें नहीं है। हम सभी इक्वली क्वालिटी से भरे हुए हैं। बस अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उसके लिए मेहनत करने पर लग जाइए। घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी है, कभी भी निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगिए, बस बैठे मत रहिए एक जगह। उठिए, तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को अंजाम देने में लग जाइए। एग्जाम्स का इंतजार करिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में, है ना। अगर आपको मेरी ये सब बातें पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ आपको जो भी मेरी बातों में अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो या आपको सजेशंस देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।